नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 दिन बाद एक बार फिर सोमवार को दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक करीब 45 मिनट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की समय तय है उनका। ऐसे में अब दोबारा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू है। सिंधिया खेमे में जो 3 मंत्री हारे हैं उनको अब तक कोई पद नहीं मिल पाया है। वहीं जीते हुए 2 पूर्व मंत्रियों को भी शिवराज कैबिनेट में अब तक जगह नहीं मिल पाई है। अब इधर शिवराज सरकार में 5 लोगों की जगह, मंत्रियों की जगह खाली है। इससे पहले सिंधिया 19 नवंबर को भोपाल आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से सोमवार सुबह 10:30 बजे फ्लाइट से भोपाल पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। जानकारों की माने तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके हारे लोगों को सरकार में पद मिल जाए। इमरती देवी, अनिल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया शिवराज सरकार में मंत्री थे। तीनों की उपचुनाव में हार हुई है। सभी सिंधिया के कहने पर पद और विधायकी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और इधर उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशासनिक कसावट में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद यह तय किया कि वे विभागों में कसावट लाने के लिए स्वयं समीक्षा करेंगे। 1 दिसंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा और करीब 2.5 महीने तक चलेगा। और इसमें विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को तो 1, 2 और 3 साल की कार्य योजना बतानी होगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित मामलों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणा और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन भी देना होगा। और सबसे पहले समीक्षा राजस्व विभाग की होगी। मुख्यमंत्री दिसंबर-फरवरी तक सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इसमें मंत्री और अधिकारी विभागीय कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी देंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में विभाग के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के आधार पर 1, 2 और 3 साल के कार्यक्रम और उन्हें पूरा करने की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक आपात बैठक बुलाई है। इसमें शिवराज ने सभी को स्पष्ट शब्दों में प्रदेश के गुंडों, बदमाशों और रसूखदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव और भोपाल डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर तक को तलब किया गया है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गुंडों, बदमाशों और आपराधिक प्रवृत्ति रखने वालों को दफन करना है। इनके खिलाफ दंड ही एकमात्र उपाय है। उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहना चाहिए। एक तो सीधे सुशासन का कार्य करना है, जहां संभावना हो गड़बड़ी की वहां बिना लिए दिए समय पर कार्रवाई हो। एक उदाहरण बनना चाहिए। भोपाल प्रदेश की राजधानी और इसे मॉडल बनाना है, प्रदेश में एक आदर्श बनाना है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश का मॉडल भोपाल कैसे बने। आप लोग बैठकर सभी चीजों पर नए सिरे से विचार करें। 10 से 15 दिनों में एक रूपरेखा तैयार करके विकास के लिए प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में अधिकारियों को अतिक्रमण और कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने सख्त हिदायत और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो मध्य प्रदेश की सत्ता में धमाकेदार वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में। सीएम शिवराज ने शनिवार को मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अफसरों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मुरैना जिले में ज्वार बाजरा खरीदी में लापरवाही की शिकायत पर सीएम ने रात में ही बैठक बुला ली। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम फैज अहमद किदवई, विपणन संघ के एमडी पी नरहरी की मौजूदगी में सीएम शिवराज ने मुरैना कलेक्टर को फोन कर जमकर फटकारा। सीएम शिवराज के सवालों का जवाब मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा नहीं दे सके, लिहाजा सीएम शिवराज ने अफसरों से कहा कि वो अपना रवैया ठीक कर ले। मध्य प्रदेश में लचर प्रशासनिक व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लापरवाह प्रशासनिक अफसरों को संकेत भी दिया कि अब किसानों के प्रति लापरवाही या अनदेखी की शिकायतें मिली तो उनका ट्रांसफर करने में वो देर नहीं करेंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश भर में अपने 1059 मंडलों में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के बुधनी विधानसभा के शाहगंज में बीजेपी मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव साझा किया और कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा सहयोग दें। वहीं भोपाल के मिसरोद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंडल वर्ग का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में 10 विषयों को लेकर अलग अलग व्याख्यान होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के अलावा
सामाजिक भूमिका को लेकर भी काम करती है। उधर जबलपुर में कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडलों के कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ है। सांसद राकेश सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया है। हालांकि सांसद राकेश सिंह ने इस बात को खारिज किया है कि प्रशिक्षण वर्ग का ये आयोजन नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है और इसलिए कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि राष्ट्र के निर्माण में, लोगों की सेवा में और विचारधारा के प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इन सारे मुद्दों पर एक प्रशिक्षण का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1059 हमारे जो मंडल हैं, अभी कुछ नए मंडल और बने हैं, तो ऐसे उन सभी मंडलों के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश की और जिले की इकाई के विचारों को लोगों तक पहुंचा सके और इसके लिए आवश्यकता होती है इस तरह के प्रशिक्षण की। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद अब बीजेपी का फोकस नगरीय और पंचायत चुनाव पर है। इसके लिए बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। जल्द होने वाले निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा छेड़कर अपनी तैयारी भी बता दी है और यही वजह है कि बीजेपी ने आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद विधेयक लाने की तैयारी भी कर ली है। तो लव जिहाद को लेकर विधानसभा के बाहर भी बड़ी बहस शुरू हो गई है। अब ये जो मध्य प्रदेश है, इसमें अब जैसे ही ये बिल आ रहा है तत्काल ये बिल बनेगा और ये लागू हो और अतिशीघ्र इन विरोधियों को, विधर्मियों को दंड मिले कि 10 साल की सजा भी इनके लिए बहुत कम है, इनको फांसी की सजा और आजीवन कारावास होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में निकाय चुनाव से पहले सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी ने कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है। लव जिहाद को लेकर छिड़ी सियासी जंग में बीजेपी कांग्रेस से लव जिहाद पर उसके रुख को लेकर जवाब मांग रही है, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि लव जिहाद के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाए। हालांकि कांग्रेस का लीगल से लव जिहाद के खिलाफ तैयार हुए ड्राफ्ट पर आपत्ति जरूर जता रहा। तर्क यह है कि 1968 में बने पुराने कानून के होते हुए नए कानून बनाने पर आपत्ति जता रहे हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधानसभा में गुण दोष के आधार पर लव जिहाद से जुड़े मसौदे पर विपक्ष फैसला लेगा। उधर कांग्रेस नेताओं का ये भी दावा है कि उनकी पार्टी कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले बीजेपी को ये साफ करना चाहिए कि उनके लिए लव जिहाद असल में है क्या। 3 दिन का तो सेशन है कुल मिला नहीं, ये जब विधेयक पेश होगा तो उसके गुण दोष के आधार पर बात करेंगे उसमें विधानसभा। इस कानून को यदि वो सख्त रूप देना चाहते हैं, स्वागत है, पर सबसे पहले समाज को बताएं कि आखिर ये जो शब्द उन्होंने इस चीज को दिया है, ये शब्द का मीनिंग क्या है। दरअसल दिग्विजय सिंह के लव जिहाद की परिभाषा पूछने के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में कहा कि कांग्रेस और उसके नेता भ्रम में जी रहे हैं, उनकी नीति साफ ही नहीं है। लव जिहाद को लेकर उसे साफ करना चाहिए कि वो विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक का समर्थन करेंगे या विरोध। भले ही कांग्रेस के नेता बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हों, लेकिन वो खुलकर असल में मुद्दा तय नहीं कर पा रहे। लेकिन अब नजरें विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक पर होगी। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में। ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? बहुत चतुराई से कांग्रेस इससे बच रही है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस विषय पर भी, जबकि उसको बहुत खुल के इस विषय के साथ इसके विरोध में खड़े होना चाहिए, लेकिन उस पर भी बचते हुए वो इस प्रकार का आचरण कर रही है जिसे देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में पेश होने वाले लव जिहाद को लेकर विपक्ष का क्या रवैया होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि बिल पास होने के लिए विपक्ष के रवैये से सरकार को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा में मसौदे पर मुहर लगना तय माना जा रहा है।
लेकिन इसका सियासी नफा नुकसान दोनों पार्टियों के लिए मायने रखता है। अब अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी को इसका पूरा क्रेडिट ना मिले, लेकिन विधानसभा में इसका विरोध होता है तो बीजेपी को पता है कि उसे क्या करना है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में सब्जियों के समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। उद्यानिकी विभाग ने 12 सब्जियों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की सिफारिश की है। प्रस्ताव में भिंडी, लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, गिलकी, पालक, बरबटी, गाजर, चुकंदर और आलू की खरीदी समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जियों पर MSP लागू करने की घोषणा करते हुए उद्यानिकी विभाग को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश की 76 मंडियों में सब्जियों की खरीदी बिक्री की व्यवस्था है। मंडियों से बाहर होने वाली सब्जियों की खरीदी पर MSP कैसे मिलेगी, अफसरों से लेकर सरकार फिलहाल इस पर मंथन कर रही है। MSP के लिए सरकार केरल मॉडल का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही सब्जियों के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में 17 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि केंद्रीय कृषि कानून के बीच सब्जियों पर MSP लागू किया ही नहीं जा सकता है। सब्जियों पे समर्थन मूल्य दे रहे हैं क्या? बिल्कुल देंगे। कब दे रहे हैं? जल्दी विचार करके उस पर कर रहे हैं। उसमें हमने अधिकारियों को निर्देश दिया, सब जगह का सर्वे कर रहे हैं और उसके अनुसार देंगे। इसलिए कि किसान की जब फसल आती है तो उसकी लागत भी नहीं निकलती है और वही सब्जियां उपभोक्ताओं को महंगी मिलती है, बिचौलिए लूटते हैं, वही तो खत्म कर रहे हैं हम। MSP के नाम पर अगर सरकार कोई नीति लाना चाहती है तो किसान संगठनों की बात सुनी जाए, विपक्षी दलों की बात सुनी जाए, उसके बाद ही कोई नीति बनाई जाए। मध्य प्रदेश में किसानों के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने 11 लाख कर्मचारियों को विशेष नगद पैकेज योजना की घोषणा की है और इसके तहत अधिकारी बाजार से 12,000 रुपए की सामग्री खरीदते हैं तो 4,000 रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इस तरह की छूट रहेगी। वित्त विभाग ने शनिवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें शर्त यह रखी गई है कि नगद पैकेज योजना में छूट की पात्रता 12% GST लगने वाली वस्तुओं की खरीदी पर ही मिलेगी। खरीदी गई वस्तु का डिजिटल पेमेंट किया गया हो। सरकार ने जिन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा उनमें नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिलेगा और डिजिटल पेमेंट का बिल 30 मई तक कार्यालय प्रमुख को देना होगा। और इंदौर में गुंडाराज और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज एरोड्रम थाना इलाके के नयापुरा में हिस्ट्री शीटर धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। नगर निगम के अमले ने सुबह कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 5,000 वर्ग फीट पर बने मकान को तोड़ा। धर्म ठाकुर के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। में गुंडाराज और माफिया राज को खत्म करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाइयां लगातार जारी है और आज भी एरोड्रम थाना क्षेत्र के नयापुरा में कार्रवाई की जा रही है, जहां पर कि जो पुराने बदमाश है धर्म ठाकुर, उसके यहां पर मकान को तोड़ा गया। और देख सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र यहां पर प्रशासन ने रिमूव कराया है। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के अधिकारी देवेंद्र सिंह जी। सर, आज क्या कार्रवाई की जा रही है, किसके खिलाफ की जा रही है? ये गुंडों के खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों से उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ने का काम चल रहा है, उसी कड़ी में आज की कार्रवाई चल रही है। हम लोग एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में जोन नंबर 2 में हैं और यहाँ धर्म पिता बिहारी ठाकुर का ये अवैध निर्माण था, इसको तोड़ा गया। सर, विवाद की आशंका भी थी कि आप लोगों को यहाँ पर? ऐसा है कि जैसी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको देखते हुए हम लोगों की तैयारियाँ थी। ये बड़े मतलब इनके नाम बड़े बड़े अपराध थे और ये जब भी यहाँ नगर निगम का कोई आदमी आता था तो ये लोग बहुत दुर्व्यवहार भी करते थे, या प्रशासन का कोई भी आदमी आता था दुर्व्यवहार करते थे। इनका इस इलाके में काफ़ी दबदबा बना रखा था इन लोगों ने और इसी कारण इनके अपराधों को देखते हुए ये रिमूवल कार्रवाई की गई है। सर, एक सड़क निर्माण को भी इन्होंने रोक रखा था यहाँ पर? हाँ, ये नयापुरा की ये सड़क जो सामने आप देख रहे हैं, ये सड़क अधूरी पड़ी है, इन्हीं की वजह से इन्होंने नहीं बनाने दिया था और कहीं अदालत में कोई मामला चल रहा है ऐसा बता रहे हैं। और कुल मिला के ये इस इलाके में इनका बड़ा रुतबा था, बड़ा दबदबा था, इस कारण जो है ये लोग अक्सर इस तरह की घटनाएं करते रहते थे। शहर में जो गुंडे बदमाशों की दहशत थी उसे खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और इंदौर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर दबिश दिए। खुफिया सूचना के आधार पर जिला प्रशासन और विजयनगर थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई करते हुए C21 मॉल के पीछे स्थित रेस्टोरेंट एंड कैफे पर छापा मारा। मौके से टीम को हुक्का बार से संबंधित सामग्री मिली है, जिसे जब्त किया गया। इसके साथ ही कैफे संचालक और मैनेजर को हिरासत में लिया गया है। एसडीएम के अनुसार अवैध रूप से संचालित हो रहे दूसरे कैफे बार पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल एसडीएम अक्षय सिंह को लगातार सूचना मिल रही थी कि उक्त रेस्टोरेंट कैफे में प्रतिबंधित हुक्का बार सहित अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके वीडियो भी लगातार मिल रहे थे, जिसके आधार पर छापामार कार्रवाई की गई। एमपी में अलग अलग जगह पर 4 बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। जबलपुर में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। मृतकों में सभी 21 से 24 वर्ष के युवक हैं। वहीं सांची से ऊर्जा पिकनिक मनाने जा रहे सांची नगर परिषद की 6 कर्मचारियों की कार सामने से आ रही कार से टकरा गई। हादसे में सांची नगर परिषद के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा महू में मैजिक सवारी गाड़ी और छोटी लोडिंग गाड़ी में हुई टक्कर में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं सतना के चित्रकूट से मैहर जा रही यात्री बस सामने से आ रहे पिकअप वाहन से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। घटना में पिकअप वाहन सड़क के किनारे जाकर पलट गया। वहीं यात्री बस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इस घटना में पिकअप वाहन के चालक समेत बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोट आई। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है। एक बच्चे ने आज सुबह ही दम तोड़ दिया। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने कमेटी गठन कर जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के बाहर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। 4 माह से लेकर 3 दिन तक के नवजातों की बीते 24 घंटे में इलाज के दौरान मौत हुई है। सभी बच्चे पीआईसीयू में भर्ती थे। नवजातों की मौत से एक बार फिर शहडोल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में जब डॉक्टर राजेश पांडे से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले की कमेटी बनाकर जांच की बात कही है, लेकिन अब भी इस अस्पताल पर कई सवाल उठ रहे हैं। 4 मौतें बच्चे की हुई, मतलब 12 घंटे में 4 बच्चे का मृत्यु हो गई और भी बच्चे कई सीरियस थे। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा किसी बच्चों के साथ ना हो। शहडोल हॉस्पिटल अपनी टीम को कड़ी कार्रवाई करे, इन पर नज़र रखे। मेरी बहन का लड़का हुआ था जिसको शहडोल में भर्ती किया गया था और उस बच्चे को डॉक्टर लोग पहले बार में थोड़ा बहुत चेक किए, उसके बाद 24 घंटे में उसकी इलाज अच्छे से न होने के कारण, डॉक्टर लोग की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हो गई और उनको बचाने की कोशिश की गई। 4-6 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है और अस्पताल प्रबंधन में ऐसी कोई लापरवाही दिखाई नहीं पड़ी, परंतु जांच के आदेश दे दिए गए। और जबलपुर में कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर हावी हो गया है कि अब पुरुष परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने से ही डर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक यानी 9 महीनों में महज 12 पुरुषों ने ही नसबंदी कराई है। हालांकि महिला नसबंदी का आंकड़ा 900 के करीब है। वित्तीय वर्ष की 2 तिमाही बीत जाने के बाद जिले में नसबंदी अभियान की वार्षिक उपलब्धि 6% पर अटकी हुई है। जबलपुर ब्लॉक ने 10% लक्ष्य पूरा किया है, जबकि कुंडम, पनागर, पाटन, शाहपुरा और सिहोरा ब्लॉक में योजना की हालत बहुत दयनीय है। ये ब्लॉक रेड जोन में आ गया है। पनागर और सिहोरा में परिवार नियोजन कार्यक्रम में मात्र 1% उपलब्धि हासिल की है, जबकि शेष 3 ब्लॉक 0 पर अटके हुए हैं। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने के कारण स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने फील्ड में भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि पुरुष को नसबंदी हेतु प्रेरित करें। उनका प्रेरक शुल्क भी ज़्यादा है, ऑपरेशन भी ईजी होता है, किसी तरह की शारीरिक कमजोरी नहीं होती है और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं 0 होती है। शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाने के ग्राम में आने वाले ग्राम पंचायत में बिजली कंपनी की टीम पर दर्जनों ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है। अचानक हुए इस हमले में भगदड़ मच गई। घटना में बिजली कंपनी के वाहनों के कांच फूट गए, वहीं हमले को भी चोटें आई। बिजली कंपनी की टीम को बकाया बिल की राशि को लेकर ट्रांसफर हटाने आई थी। तो जानकारी के मुताबिक बताया गया कि राशि वसूलने के लिए बिजली कंपनी का अभियान चल रहा है।
पंचावता में 50 लाख की बकाया राशि है और वहां पर ट्रांसफार्मरों की हटाने के लिए शनिवार दोपहर 1 बजे वितरण केंद्र पनवाड़ी जेई इमरान पहुंचे थे और सोमनाथ मरकाम के साथ लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों की टीम वाहनों के साथ पंचावता क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान मोहन बड़ोदिया पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पहला ट्रांसफार्मर हटाया जा रहा था। इसी दौरान गांव की गलियों से निकलकर कुछ लोग आए और हमला कर दिया। मैं मेरे अधिकारी के मेरे स्टाफ एनपीवी में गया था, बिजली बिल वसूलने के लिए गया था। 50-60 लोग थे जो चारों तरफ से पथराव किया और हम हमारे अधिकारी के साथ गए। फिर हम भागने लगे वहाँ से और उन्होंने डंडा भी चलाया, गाली गलौज भी की और हमें कनेक्शन काटने नहीं दिया सर। वो बकाये पे गए थे हम। और सिंगरौली जिले में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए कुछ युवा कबाड़ से जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये युवा घर से निकलने वाले कचरे से पार्क की बदहाल सूरत को बदलने का अनोखा प्रयास कर रहे हैं। जिले के बैडन स्थित बाल उद्यान की बदहाली सूरत इन युवाओं की सोच का नतीजा है। तो जागरूकता फैलाई इन लोगों ने और इन जागरूक युवाओं ने वेस्ट से बेस्ट बनाने में काम किया है और देखते ही देखते पार्क की सूरत बदल दी। कबाड़ में पड़े टायर जहां पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, वहीं प्लास्टिक की बोतलों का एक पूरा पेड़ खड़ा कर दिया गया। पार्क में टूटे फूटे झूलों में भी नई जान आ गई। इन युवाओं का मानना है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ कचरे का उपयोग भी हो रहा है। ऐसा ही एक पार्क इंदौर में भी बनाया गया है। प्रदेश में ये दूसरा पार्क होगा जहां बेस्ट से बेस्ट साधनों का उपयोग पार्क को सजाने में किया गया है। कि हम कोई नई चीज़ करें अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नागरिकों के लिए, जो उससे एक संदेश दे सकें। उसी का एक नमूना है इस चाचा नेहरू पार्क को हम लोगों ने 4R पार्क के मेथड से डेवलप करना शुरू किया है। 4R हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम लोग जैसे 4R मतलब रीयूज, रिडक्ट, रिफ्यूज और रिसाइकल है ना, तो हम लोग उसी के थ्रू उसी टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें थी उनका यूज़ करके डेकोरेशन करने का कोशिश किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।